दोस्तों, आज भी करंट अफेयर्स के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। और आज बहुत ही एक खुशी की बात यह है कि आज जो शनिवार को टेस्ट हुआ उसमें जिसने टॉप किया, मैं क्या बताऊं, मुझे नाम लेते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। सोनू ने टॉप किया है, जो कि बनिका के निवासी हैं, ओयल के पास रहते हैं और काफ़ी इन्होंने प्रयास किया है अपनी तैयारी के लिए। काफ़ी जो है कमज़ोर छात्र रहे थे पहले से, लेकिन इन्होंने अपने दम पर आज कोचिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है और बड़े से बड़े धुरंधरों को मात दे दी। भाई साहब, एक से एक सूरमा धराशायी हो गए, एक से एक सूरमा इनके सामने धराशायी हो गए। इतना ज़बरदस्त इन्होंने टेस्ट पेपर सॉल्व किया। आज 100 क्वेश्चन में 77 नंबर लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 25-25 क्वेश्चन हर टॉपिक के थे और एक अच्छा खासा टेस्ट पेपर का लेवल होता है, कोई मजाक नहीं होता है। टेस्ट बहुत सीरियस और बहुत ही दूर दूर बिठा के लिया जाता है। तो आप उसे शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से टेस्ट की व्यवस्था की गई है। आप ये समझ लीजिए कि टेस्ट के टाइम पर किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं है। यदि वो बोलता है तो वो सीधा बाहर चला जाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट से, हमेशा हमेशा के लिए। और टेस्ट को बहुत ही सीरियस देना है। एक से एक पढ़ने लिखने वाले छात्र धराशायी हो गए और सबको पीछे करते हुए सोनू ने एक महा रिकॉर्ड बनाया है अपने आप में। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। उनके लिए सिर्फ 2 लाइनें मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। और इनके किरदार ने आज खुशबू पैदा कर दी पूरी कोचिंग में, पूरी कोचिंग का माहौल बना दिया कि ये एक सबक है। जो सोचते हैं कि हमारी सभी की तैयारी हो गई है, अब हमें कोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महज हफ्ते 10 दिन के पढ़ाई छूटने के बाद फिर टेस्ट में नंबर आ पाना बहुत ही असंभव होता है। तो इनके लिए सभी मेरे छात्र छात्राओं से निवेदन है कि इनके लिए दुआ करिएगा कि ये अपनी मंजिल को जल्दी से जल्दी पा लें, क्योंकि दुआओं में भी असर होता है, ऐसा मैंने सुना था अपने बुजुर्गों से। तो इनके साथ मेरी सारी शुभकामनाएं हैं। ये टेस्ट के आज के टॉपर ही नहीं, बल्कि ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। और जो विद्यार्थी नए हैं या कमज़ोर हैं, उनके लिए ये एक सबक है कि देखिए, करत करत अभ्यास ते जड़मत होते सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ये बात मैं कहने के लिए आपके सामने इतना लालायित था, इतना मतलब मुझे आज क्लास लेते हुए गर्व हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण क्षण है एक टीचर के लिए और एक विद्यार्थी के लिए। आइए अब करंट अफेयर्स के प्रश्नों की ओर चलते हैं। बहुत सारे छात्र टेस्ट देने इसलिए नहीं आए कि उनकी तैयारी नहीं थी। दोस्तों, मैं फिर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो तैयारी है, ये महज एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, सालों साल तक चलती रहती है। तब जाके जब हजारों बार सोना तपता है, पिटता है, तब जाकर वो आभूषण बनता है। इस चीज़ को आप याद रखना। आइए मैं प्रश्न की ओर चलता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। केंद्र सरकार के अनुसार 2022 में कितने भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है? 2022 के अनुसार अगर देखा जाए तो 2 और 25 और 620, इस तरीके से मैंने इसको याद किया है। आप भी याद कर सकते हैं। 225620, 2,25,620 लोगों ने 2022 में नागरिकता छोड़ी है। और इसको किसने बताया है? तो केंद्र सरकार ने संसद को बताया है कि 2011 के बाद 16 लाख से भी अधिक नागरिकों ने नागरिकता छोड़ी है और 2022 में सबसे ज़्यादा नागरिकता छोड़ी गई है। कई सारे कारण होते हैं। दूसरे देशों में सोचते हैं लोग कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अपने देश में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे कारण होते हैं लोगों के नागरिकता छोड़ने के लिए। तो कई लोग नागरिकता छोड़ते हैं और कई लोग ग्रहण करते हैं। नागरिकता जो है किस भाग में है, कितने से कितने अनुच्छेद तक है, सभी विद्यार्थी जानते हैं।
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नागरिकता के बारे में जितना भी आप संविधान में जानते हो बता दीजिए। 16 लाख से अधिक भारतीयों ने 2011 के बाद नागरिकता छोड़ी है। 2022 में सबसे अधिक नागरिकता छोड़ी गई है। इस बात को पुष्टि की है विदेश मंत्री जयशंकर ने। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ये बात बताई है राज्यसभा में। आइए मैं आपको बताता हूँ ये अनुसूची 2 में इसका संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 में इसका प्रावधान किया गया है। संविधान में नागरिकता कैसे मिलती है एक पॉइंट से जानते हैं। भारत में जिनके माता पिता का जन्म हुआ हो या संविधान प्रारंभ होने से 5 वर्ष पूर्व वो भारत में रह रहा हो, अनुच्छेद 5 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। और भाग 6 में जो पाकिस्तान से आए थे बंटवारे के बाद उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कुछ व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे भारत छोड़कर और फिर से वो वापस आ गए। सुबह का भूला कहते हैं या शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इस वजह से जो विद्यार्थी कोचिंग छोड़कर कहीं इधर उधर भटक रहे हैं और ऐसा मुझे सुनने में आया है कि दोबारा जाते हैं तो कैसे जाएं, तो वे इस बात की चिंता न करें कि दोबारा वे कैसे आएंगे। वे हमारे अपने विद्यार्थी हैं। वे जब मन हो उनकी कोचिंग है, जब मन हो वो आ सकते हैं। भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 7 में इसका प्रावधान किया गया था कि जो भूलवश गलती से चले गए हैं पाकिस्तान, यदि वो वापस आना चाहें भारत तो वे आ सकते हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। अनुच्छेद देखिए ऐसे लिख लीजिए, अनुच्छेद 5 में नागरिकता के प्रावधान बताए गए हैं। 6 में पाकिस्तान से जो भारत आएंगे उनके लिए है। 7 में जो भूलवश चले गए थे कहाँ, पाकिस्तान, और फिर वापस कहाँ आ गए, भारत, उनके लिए है। अनुच्छेद 8 में क्या बताया गया है, यदि विदेशों में जन्म लेने पर नागरिकता बताई गई है। विदेशों में जन्म ले रहे हैं उसके लिए नागरिकता बताई गई है। 9 में बताया गया है अगर दूसरे देश की नागरिकता आपने ले ली है तो अपने यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 में बताया गया है नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि नागरिकता पर कानून सिर्फ और सिर्फ संसद बना सकती है। ये नागरिकता से संबंधित मेरे भाइयों अनुसूची 2 थी, ये अनुच्छेद थे। पूरी पॉलिटी खत्म होने वाली है। मुझे पॉलिटी का एक एक अनुच्छेद सारे विद्यार्थियों से सुनना है। जितने भी सिंसियर विद्यार्थी हैं सब हमको सुनाएंगे। मंडे को मैं 1 से लेकर 81 अनुच्छेद तक मैं अपने होनहार विद्यार्थियों से चाहता हूं कि वो तैयार करके आए। धीरे धीरे सारे अनुच्छेद हमें तैयार करने हैं। सोमवार को अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, ये 4 अनुसूची तैयार करनी है। संघ छोड़कर संघ से पहले जो अनुच्छेद 52 से पहले हैं वो सारे तैयार कर लीजिए। मंगलवार को संघ, बुधवार को राज्य, इस तरीके से रिपीट कर देंगे। अगले शनिवार को अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये था हमारा नागरिकता से संबंधित प्रश्न और इसके बारे में हमने आपको बहुत डिटेल से जानकारी दे दी है, तो इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। थोड़ा ज़्यादा टाइम चला गया है और इसके लिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं तुरंत। कहीं ना कहीं वो स्पीड कवर कर ली जाएगी। हम भारतीय हैं, हम टाइम मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। घर में हमेशा देर से निकलेंगे और सारा जो लेट है वो सब हम रास्ते में कवर करते हैं अपनी स्पीड बढ़ाकर। तो ये कला हम ही में है सिर्फ, इसकी चिंता मत करिए। और ये अनुच्छेदों के बारे में हमने आपको समझा दिया है। सारी चीज़ें लिख पाना वैसे भी संभव नहीं है, जब मालूम है तो समझा दिया है। आप लोगों को पता है, रिवीजन हो गया है। उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? अरे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही तो किया गया। कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। और आप जान लीजिए किसके द्वारा किया गया, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कौन भैया? तो नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने विश्व में मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार फर्स्ट नंबर पर लोकप्रियता हासिल की है। फर्स्ट नंबर पर जब लोकप्रिय हैं, पूरे विश्व में मान लिया है, और भारत तो मान ही चुका है, अन्यथा वो प्रधानमंत्री नहीं होते। हम तो देश के साथ हैं, हमें तो देश का विकास चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए, हमें तो अपने देश की प्रगति चाहिए। सरकार चाहे किसी की भी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, हम रहें न रहें, देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए। इसी तरीके से मेरा भी एक देश के हित में एक छोटा सा दोस्तों सतत प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुँचे जो शिक्षा से वंचित हैं। उनको, भाई होनहार विद्यार्थी हैं, बड़े लोग हैं, कहीं भी पढ़ लेंगे, ऑनलाइन कोर्स ले लेंगे, पेड कोर्स ले लेंगे, अच्छा मोबाइल है, इंटरनेट है, सब कुछ है। मुझे तो कमज़ोर मेरे विद्यार्थी चाहिए, मुझे तो वे विद्यार्थी चाहिए जिनको ऑनलाइन नहीं समझ में आता है, ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, फटाफट आ जाएं, फटाफट तैयारी करना प्रारंभ कर दें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो मन से लड़ा नहीं है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो उनको ये लगता है कि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, हमारी किस्मत खराब है, एक बार 5 मिनट की मुलाकात करें। अगर उनको 6ठे मिनट ये न लगने लगे कि मैंने तो सरकारी ही नौकरी करनी है, मैं अपना नाम बदल दूंगा। ओपन चैलेंज है। आइए मैं बात करता हूँ अब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लखनऊ में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी जी ने कहा है कि 75,000 करोड़ रुपए यूपी में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत अच्छी पहल है ये। मैं भी चाहता हूँ मेरे देश के साथ मेरा प्रदेश भी आगे बढ़े, मैं भी यही चाहता हूँ। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें देखिए कौन कौन मौजूद रहा। हमारे राजनाथ सिंह जी मौजूद रहे, आनंदीबेन पटेल जी मौजूद रही, और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी भी उपस्थित रहे। ये 3 लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में फोटो है, बढ़िया से उद्घाटन करते हुए बहुत अच्छा लगता है। हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो गोमती नगर के किनारे बसी हुई है, तो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है। नवाबों का शहर कहा जाता है, कहते हैं कि नवाबों का शहर है। क्यों कहते हैं? क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह जी की कहानी भारतीय इतिहास में अमर है। आज भी घरों में जब छोटे बच्चे कुछ कहते हैं तो घर में कह दिया जाता है कि तुम ही तो हो नवाब वाजिद अली शाह, क्योंकि जब दुश्मनों ने उनको घेरा और उनसे पूछा, कहा कि आपके पास भागने का पर्याप्त टाइम था और आप भागे क्यों नहीं? आपके पास पर्याप्त टाइम था, आपके साथी आपके महल में जितने भी काम काज करने वाले थे सब चले गए। तो नवाब साहब ने कहा कि मैं भागता कैसे, मुझे जूते पहनाने वाले जो थे वो मुझसे पहले ही चले गए। अब आप सोचिए, भारत एक ऐसा देश, लखनऊ एक ऐसा नवाबों का शहर, जहां अगर जूते पहनाने वाले भाग गया है तो मैं नहीं भागूंगा, जान दे दूंगा, लेकिन जूता अपने पास से नहीं पहनूंगा। क्या बात है, यही तो नवाबी कहते हैं, इसी को तो नवाबी कहते हैं। और हमारे यहाँ क्या नवाबी है? हमारे यहाँ ये नवाबी है कि रोज पढ़ेंगे, रोज करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे, शनिवार को टेस्ट लेंगे और एक दिन सिलेक्शन होकर नवाब बन जाएंगे। ठीक है। आइए, तुर्की में आए भूकंप के बाद भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? देखिए, तुर्की में ऑपरेशन आ गया है। कहते हैं दोस्तों कि सुख में आप भले ही किसी के साथ मत खड़े हों, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, अगर किसी पर मुसीबत है तो अगर मनुष्य के काम नहीं आए तो फिर मनुष्यता कैसी? इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। तकलीफ जब विश्व में कहीं पड़ी है, भारत ने साथ दिया है। श्रीलंका को भी 50 बसें पहुंचाई हैं उसकी 75वीं वर्षगांठ पर, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर। कई सारे ऐसे काम हैं जो भारतीयों ने अपने पड़ोसी देशों के लिए या विश्व में जो स्थित देश हैं उनके लिए मदद की है। यहाँ भी एनडीआरएफ की टीम गई है, यहाँ भी राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण गया है और ज़रूरत की राहत सामग्री पहुँचाई है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है तुर्की और सीरिया में। सारी लड़ाई भूलकर, सारी दुश्मनी भूलकर यदि हम किसी का मुसीबत में साथ देते हैं तो दोस्तों हमेशा याद रखा जाता है, वो व्यक्ति कभी नहीं भूलता है
कि किसने उसका मुसीबत में साथ दिया था। दुख भले भूल जाना, लेकिन दो लोगों को मत भूलना, एक तो दुख देने वाले को और एक दुख में साथ देने वाले को। एक दुख देने वाले को और एक दुख में साथ देने वाले को, दो व्यक्तियों को कभी मत भूलना। और साथ छोड़कर जाने वाले को तो आप अपने आप ही याद रखेंगे। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, कुछ बातें करनी है आपसे, खुशी का माहौल है इसलिए कुछ बातें करनी है, तो परेशान नहीं होंगे। और वो सब बातें आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हमारे जो भी हमको कहना होता है वो हम आप ही लोगों से कहते हैं, क्योंकि आप ही लोगों के साथ में पूरा दिन रहते हैं, तो आप ही से कहते हैं। तुर्की में आए भूकंप के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। क्या नाम रखा है इसका? बहुत अच्छा नाम है, ऑपरेशन दोस्त। क्यों चलाया गया? क्योंकि अभी तुर्की में दोस्त तूफान आ गया था। तूफान से प्रभावित लोगों के लिए चलाया गया और खाद्य सामग्री, राहत सामग्री, फर्स्ट एड सामग्री, प्राथमिक उपचार से संबंधित दवाइयों को भारत में, तुर्की में पहुंचाया है। टीम लगी हुई है भारत की, उसके लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया जा रहा है। आइए कुछ और भी ऑपरेशन हमारे भारत देश से चलाए गए हैं, उनके बारे में भी जरा देख लेते हैं। एक ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ऑपरेशन गंगा क्यों चलाया गया? क्योंकि यूक्रेन में भारतीयों को फंसे हुए थे, यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए थे और वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। दोस्तों, क्या बात है, यूक्रेन में रूस हमला कर रहा था। जब भारत का लगा हुआ स्टिकर और बस निकलती थी, भाई साहब, जब भारत माता की जय के नारे लगते थे तो न तो रूस के सैनिक छेड़ते थे न यूक्रेन के सैनिक छेड़ते थे। मजा तो तब आया जब दूसरे देश के लोग भी भारत माता के जयकारे लगा रहे थे। मजा तो तब आया जिनका भारत से कोई मतलब नहीं था, भारत को दुश्मन समझते थे, लेकिन जब जान पर बन पड़ी, जब जान पर आ गई तो क्या हुआ? जब जान पर आ गई तो उन्होंने भारत माता की जयकारे के नारे लगाना प्रारंभ कर दिए। तो ये है भारत माता की ताकत, ये है भारत माता की ताकत। भारत माता की जयकारे के नारे गूंजे। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। जब अफगानिस्तान में तालिबानों ने हमला कर दिया, तब भारत ने एक फाइटर थे, जब उनको प्लेन उतारने के लिए नहीं दिया गया, 1-1.5 घंटे तक आसमान में घुमाते रहे और बात किया, यहाँ लखनऊ दिल्ली से बात की गई जब वहाँ पर, तो उस प्लेन को जमीन पर उतारा गया और वहाँ जो अफगानिस्तान में फंसे भारतीय थे उन्हें बढ़िया से भारत में आने दिया गया, लौटने दिया गया। बताइए, भारत तो विश्व गुरु बनने की राह पर निकल चुका है और पहले से ही था। और आइए अब बात करते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति की। ऑपरेशन देवी शक्ति की दोस्तों, ये पीसीएस वगैरह में ये सारणी बनाने को आ सकता है, इसलिए जरूर याद रखेंगे। अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और हम फटाफट अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया, इस प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज लग रहा है कि क्लास थोड़ी बड़ी बन जाएगी, क्योंकि आपसे बातें इतनी हो गई हैं कि अभी बताइए तीसरे प्रश्न पर पहुंचे हैं। आज के लिए जो भी है वो आपके सामने है। देखिए, खुशी है तो खुशी झलकती है, गम होता है वो भी चेहरा छुपा नहीं पाता है। इस बात को याद रखना। लोग तो जान ही जाते हैं कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। कोई बात नहीं, फटाफट पढ़ेंगे, पूरी क्लास लेके जरूर जाएंगे, क्योंकि आपको भी बहुत मजा आएगा आज की क्लास में। कोई भी काम अगर खुशी खुशी किया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। खुशी खुशी यदि कोई काम किया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन हमारे क्लास में धर्मेंद्र जी ने टॉप कर दिया, करंट अफेयर्स की क्लास सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस दिन तो मेरा बिल्कुल सीना चौड़ा हो जाएगा। धर्मेंद्र जी, अगर तुम सुन रहे हो तो तुम अगले टेस्ट में टॉप कर दो, मजा आ जाएगा। हमको ये जान लो, तुम्हारे पर ये इज्जत सारी टिकी हुई है हमारी। विश्व दलहन दिवस से पहले हम बात करेंगे
जितने भी फरवरी में दिवस मनाए गए हैं उनकी 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। और दोस्तों 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। और इसकी थीम क्या रखी गई? इसकी थीम रखी गई सतत भविष्य के लिए दालें। क्या थीम रखी गई दोस्तों? सतत भविष्य के लिए दालें। दालें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है और दालों में हम सबसे अग्रणी देश के रूप में आते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ है? क्या कोई भी स्टूडेंट कमेंट करके हमें बता सकता है? कि यदि बता सकता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं बता सकता है तब भी कोई बात नहीं, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है। नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, ये तो ऑनलाइन क्लास ही मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि जिसकी मर्जी हो वो पढ़े और जिसकी मर्जी ना हो वो कतई मत पढ़े, उस पर मेरा कोई जोर नहीं है और वो यहाँ तक पढ़ा ही नहीं है। आइए मैं फटाफट 5वें क्वेश्चन पे चलता हूँ, है ना। आपके साथ समय का भी अंदाजा ना तो ऑफलाइन में लगता है ना ही ऑनलाइन में लगता है। जब भी मैं कैमरे के सामने, मुझसे एक टीचर ने पूछा कि आप कैसे इतना पढ़ा लेते हैं कैमरे के सामने। मैंने कहा मैं जब भी क्लास में जाता हूँ मुझे लगता है कि मेरी बेंच और मेरी कुर्सियों पर सारे विद्यार्थी ही बैठे हैं, और वे भी जब ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वे भी यही सोचते हैं, वो भी यही कहते हैं कि बस मुझे लगता है कि आप मेरे सामने ही पढ़ा रहे हैं। तो ये जो हमारा आपका ये जो अटूट रिश्ता है, बस इसको किसी की नज़र ना लगे, बस ठीक है। केन्या लेडीज ओपन खिताब किसने जीता? केन्या लेडीज ओपन खिताब जिन्होंने जीता है उनका नाम मेरे कोचिंग में कोई भूल नहीं सकता है, क्योंकि उनका नाम है अदिति। बस आगे अशोक लगा है। अदिति अशोक ने जीता है, पढ़ भी रही हैं ये, और इनको सब लोग जानते भी हैं, ठीक है। तो इसलिए ये तो नाम कोई भूलने वाला नहीं है। केन्या लेडीज ओपन खिताब किसने जीता है? वो अदिति अशोक ने जीता है। खास बात क्या है? खास बात ये है कि ये भारतीय गोल्फ खिलाड़ी है। खास बात क्या है? ये भारतीय गोल्फ खिलाड़ी है। और एक खास बात इनकी बताते हैं, एक और इनकी खास बात ये है, अभी आपको बता रहे हैं। एक इनकी खास बात ये है कि इनको 2020 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये चीज याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की जो है भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हैं, इसलिए इनका नाम याद रखेंगे। केन्या लेडीज ओपन खिताब इन्होंने जीता है। उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन हैं? ये जो विक्ट्री सिटी है ये 24वीं शताब्दी की एक बहुत ही महान कहानी है। ये एक ऐसी महिला के बारे में कहानी है जो एक शहर पर अपना राज करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। जो एक शहर पर राज करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है, उस महिला के बारे में ये कहानी बताई गई है। और उपन्यास विक्ट्री के लेखक कौन है? इनके लेखक हैं सलमान रुश्दी। इनके कौन लेखक हैं? सलमान रुश्दी। देखिए दोस्तों, हो गए फटाफट क्वेश्चन। आगे हम अपने एवरेज पर और 7 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि सारा टाइम कवर हो जाए। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ये भी प्रश्न आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं कुछ और प्रश्नों को बताना चाहता हूँ। मैं कुछ और भी प्रश्नों को डिस्कस करना चाहता हूँ। ये दिवस वाला प्रश्न आपने नोट कर लिया होगा।
काफ़ी देर से ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको भी होमवर्क दे दूँ तो क्या आप लोग ढूंढ पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर? राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से 2020 किसे प्रदान किया गया है? नहीं ढूंढ पाएंगे तो मैं कल जरूर बताऊंगा इसको। और आप लोग तो जानते हैं जो प्रश्न कोई में छोड़ के मैं अगले दिन बताता हूँ, और मैं कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताबें बताता हूँ। टॉम ऑफ सैंड, टॉम ऑफ सैंड पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री। फियरलेस, बहुत बार दोस्तों ये किताबें पूछी जा रही हैं। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी। और लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है? लाल सलाम। तो लाल सलाम की जो पुस्तक है इनके लेखक कौन है? इनके लेखक हैं स्मृति ईरानी जी। तो ये याद रखें। आइए दोस्तों हम बता ही देते हैं राजा राम मोहन राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया डॉक्टर A.B. के प्रसाद। क्यों सम्मानित किया? देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। और ये पुरस्कार इनको कब दिया जाएगा? ये पुरस्कार इनको 28 फरवरी 2023 को दिया जाएगा। और कहाँ दिया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में दिया जाएगा। प्रश्न अच्छा लगा हो, आंसर अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन एक जरूर दबाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला भी आपको देख रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है और आप पढ़ रहे हैं, लेकिन लाइक का बटन नहीं दबा रहे हैं। तो इसे जो है बहुत ही बड़ा गीता में आलस्य कहा गया है। तो आलस्य को त्याग दो और अपनी उंगली को लाइक बटन पर ले जाओ और दबा दो, क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइक्स होती हैं उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता चलता है कि इतने लोगों ने इस पूरी क्लास को देखा है। व्यूअर्स आने से कुछ भी नहीं होता, 200, 250, 300 व्यूअर्स आते हैं, उससे मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती। बस जो 30-35 लाइक के आती हैं मैं उनको देखता हूं तो मुझे लगता है कि इन्हीं लोगों ने कायदे से क्लास को पढ़ा है और समझा है। जो विद्यार्थी लाइक नहीं करते, हो सकता है वो आलस्य की वजह से नहीं, उनकी समझ छोटी हो, समझ ना पाते हो, इसलिए भी लोग लाइक नहीं करते। जब चीज़ महंगी होती है तो लोग उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, जब अंगूर नहीं मिलते तो क्या कहते हैं? अंगूर खट्टे हैं, है ना। इसरो द्वारा सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको बताने की जरूरत हमको तो नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई। बहुत बार पूछा गया है, आपको आता है मैं जानता हूँ, लेकिन क्या है ना, क्वेश्चन तब भी आप गलत कर देते हैं। इसरो की स्थापना आप बताइए, मैं तो 8 नंबर के क्वेश्चन का ऑपरेशन करता हूँ। देखिए, इसरो द्वारा सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया गया, उसका नाम है SSLV-D2। SSLV-D2। अब SSLV क्या है तो इसका भी फुल फॉर्म हम आपको बताते हैं। इसका नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसका नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये जो है दूसरी कोशिश थी, पहली कोशिश भी हो चुकी है। पहली कोशिश कब हुई है? ये दूसरी कोशिश है। पहली कोशिश की गई थी 7 अगस्त 2022 में, जो कि क्या रही थी? असफल रही थी। दोस्तों, असफल से याद आ गया मुझे कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक तुम सफल न हो जाओ
नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर तुम मत भागो तुम। ठीक है, तो असफलता जो है ये सफलता का पहला चैप्टर है। जिसने पहला पाठ नहीं पढ़ा किताब नहीं समझ सकता। जो असफल हुआ है वही सफल हुआ है। सफलता की पहली सीढ़ी का नाम ही असफलता है। असफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाइए, एक दिन आप खुद सफल हो जाएंगे। दुनिया आपको देखेगी, छतों पर मेले लगेंगे आपको देखने के लिए, और वो लोग भी तारीफ करेंगे जो आपकी आज बुराई करते थकते नहीं हैं। दोस्तों, देखना क्या है समाज में, जब आदमी बराबरी नहीं कर पाता है तो वो बुराई करना स्टार्ट कर देता है। जब वो बराबरी नहीं कर पाता है तो बुराई करना स्टार्ट कर देता है। आइए हम आपको बताते हैं, इससे तीन सैटेलाइट लॉन्च किए गए। कितने सैटेलाइट लॉन्च किए गए दोस्तों? 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। आइए मैं आपको एक एक सैटेलाइट का नाम बताने का प्रयास करता हूँ। समझ में आए तो मुस्कुरा लेना, ना समझ में आए तो चुप बैठे रहना। जानूस फर्स्ट लॉन्च किया गया, ये अमेरिका का है। दूसरा लॉन्च किया गया आजादी सैट 2, और तीसरा लॉन्च किया गया EOS 7। ये 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। इनके बारे में आपको मैंने बता दिया है। छोटे सैटेलाइट शुरू किए गए हैं ताकि बड़े सैटेलाइटों पर ज़्यादा भार ना पड़े, इस वजह से छोटे सैटेलाइटों को शुरू किया गया है। आइए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? दोस्तों, अभी तक अपना जो देश था वो लिथियम के भंडार नहीं थे। उसमें लिथियम पर पूर्ण रूप से हम दूसरे देशों पर डिपेंड थे। इस बार हमने खोज लिया है एक लिथियम का भंडार, और जिसकी क्षमता बहुत है, जिसकी कैपेसिटी है 59 लाख। और ये जो लिथियम का भंडार है ये पहली बार खोजा गया है जम्मू कश्मीर में। देखिए, बातें बताने से कुछ नहीं होता है, आप याद नहीं रख पाएंगे, क्वेश्चंस बन जाएंगे तो आप याद कैसे रखेंगे? तो हम इनको नोट करते हैं, बार बार नोट करते हैं। आप भी नोट करिएगा, बार बार नोट करिएगा। जितनी बार मैं बताता हूँ उतनी बार नोट करिए। देखिए, भारत में सबसे पहला लिथियम भंडार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी नामक स्थान पर खोजा गया है, जिसकी पहचान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की है, जिसकी स्थापना 4 मार्च 1851 में की गई थी। 1851 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। और लिथियम भंडार की क्षमता कितनी है? क्षमता है 59 लाख। बहुत अच्छा प्रश्न है हमारे देश के लिए। ये एक बहुत ही खुशखबरी की बात है।
अब लिथियम के भंडार के लिए हमें दूसरे देशों पर डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। ये बात बिल्कुल तय है। हमारे देश में भी लिथियम के भंडार खोजे गए हैं, इसलिए हमें दूसरे देशों पर अधिक से अधिक डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी कितने जजों की नियुक्ति की गई है? दोस्तों देखिए, अभी 6 फरवरी 2022 को ही 5 जजों की नियुक्ति की गई थी। 2019 से लगभग कभी भी जज पूर्ति नहीं हो पाई सुप्रीम कोर्ट में किन्हीं कारणोंवश, लेकिन 5 जजों के साथ नियुक्ति की गई थी। अब 2 जज और शामिल किए गए हैं। कुल संख्या 34 होनी चाहिए। CJI को मिलाकर 33+1 होती है। अभी 2 जजों की और नियुक्ति कर दी गई है, तो इससे अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या पूरी हो गई है। अभी अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में कितनी है, 34 है। अधिकतम कितनी हो सकती है? 34 हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जज से राष्ट्रपति कभी भी परामर्श ले सकता है और राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा उस राय को मानने के लिए। तो संविधान में ये कहा गया कि अगर वो बाध्य नहीं है मानने के लिए, तो फिर वो भी बाध्य नहीं है देने के लिए। अनुच्छेद 143 में बताया गया है। आज के टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ था। जिन विद्यार्थियों ने अनुच्छेद 123 किया था वे सुधर जाएं। 123 में क्या है और 124 में क्या है और 214 में क्या है, सब सुधर जाओ बिल्कुल, है ना। राइट टाइम हो जाओ। कमेंट करके बताओ जिन्होंने ये प्रश्न गलत किया है। अनुच्छेद 123 में क्या है, अनुच्छेद 124 में क्या है, अनुच्छेद 214 में क्या है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाओ और टाइप करके बताओ। मैं चलता हूँ 10 नंबर क्वेश्चन पर। लिखवाना दोस्तों, समझा तो मैं आपको सब देता हूँ 10 ही मिनट में, लेकिन लिखवाना जरूरी तब हो जाता है जब हमारे ही बोर्ड से देखकर लोग अपनी कॉपी में लिखते हैं। इस वजह से लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नीचे मैं इसलिए नहीं लिखता ताकि वो मेरी आड़ में आपको दिखेगा नहीं दिखेगा ये तो मुझे पता ही नहीं है ना। चलिए आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी कितने जजों की नियुक्ति की गई है? तो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की नियुक्ति की गई है। कौन कौन? पहले लिखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इलाहाबाद के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल जी। कोई बताएगा मुझे कार्यकाल कितना होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का और हाई कोर्ट के जज का? और गुजरात हाई कोर्ट के नाम है उनका, चीफ जस्टिस हैं, गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अरविंद कुमार। अभी 6 फरवरी 2022 को 5 जजों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या पूरी हो गई है। और दोस्तों बात करें कितनी हो गई है? 34 हो गई है। 33+1 दुनिया जानती है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला ग्लास ब्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है? देखिए, इग्लू क्या किसे कहते हैं? इग्लू दोस्तों कहते हैं बर्फ के बने हुए ढक को इग्लू कहते हैं। इग्लू को जो बर्फ के ढके हुए मकान होते हैं, ये एक विशेष जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं जिसका नाम है एस्किमो जनजाति।
एस्किमो जनजाति जो है बर्फ के ढके हुए घर बनाती है। और आप सोचिए कि जहाँ बर्फ ही नहीं होगी वहाँ घर कैसे बनेगा? कोई दुकान से खरीद के तो बनाएगा नहीं। न्यूज़ वाले तो बना देते हैं, कहते हैं आज बेजम में बर्फ़ गिरी, और बाद में जब पूरी न्यूज़ देखो तो कहते हैं कि एक साइकिल से 3 किलो बर्फ़ लिए जा रहा था, उसकी बर्फ़ रोड पर गिर गई और सब टूट गई। ये तो भाई गलत बात है, भावनाओं से खेलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो आइए हम ग्लास इग्लू से रेस्टोरेंट का क्या मतलब है दोस्तों? कांच की दीवारें होंगी और उसके ऊपर बर्फ जमी होगी। तो ये कहाँ खोला गया है? ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया है। जल्दी से नोट करिए, भारत का पहला ग्लास ब्लू कहाँ खोला गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया है, गुलमर्ग स्थान में। क्लियर हो गया दोस्तों? कहाँ खोला गया है? गुलमर्ग में खोला गया है। आइए फटाफट अब बात करते हैं। आज कुछ क्लास लंबी ही बनेगी। अभिषेक वर्मा जी कह रहे थे कि क्लास छोटी होती तो सर मज़ा नहीं आता है। अरे लो, क्लास हो गई लंबी, अब आप पढ़ते हैं तो आपको मज़ा नहीं आता है, जो नहीं पढ़ता है उसको तो बहुत मज़ा आता है, कहता है आधा घंटा की क्लास नहीं पढ़ेंगे, भाग चलो। आधे घंटे में एक सीरियल देखेंगे तो आनंद आएगा, आधा घंटा फेसबुक चलाएंगे, आधा घंटा इंस्टाग्राम चलाएंगे। दोस्तों सोशल नेटवर्किंग साइटें बहुत ही लाभप्रद हैं, क्योंकि इन साइटों से पता चलता है कि अभी वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। इसका बहुत सारे लोग लाभ उठा रहे हैं। पता नहीं कितने लोग सोशल मीडिया से फेमस हो गए, पता नहीं कितने ही लोग रील्स बनाकर लाखों पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों पैसा कमा रहे हैं। मैं भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट से ही मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस ये है कि आपने ऐसे पढ़ा होगा इंटर में, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, तो आज की डेट में ये विद्यार्थियों के लिए अभिशाप बन गई है, और बाकी जो समझदार है उसके लिए वरदान है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। समझ रहे होंगे आप, नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाद में समझेंगे। विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में किसे नामित किया गया है? बहुत आपको खुशी होगी। असली भारतीय हैं तो आपको जरूर खुशी होगी, अगर असली भारतीय नहीं है तो काहे खुशी होगी? तो यहाँ तक आप वीडियो थोड़ी देखेंगे, अब तो कब के जा चुके होंगे। विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा, अरे वाह, विश्व की सबसे प्रतिभाशाली। दोस्तों बात यह है कि नीचे से क्वेश्चन ऊपर लिखने का मतलब एक ही सेंटेंस में बहुत सारी जानकारी देना है। नीचे आपको सिर्फ प्रश्न मिलेगा, लेकिन यदि आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर उसके उत्तर में आपको 5 से 7 चीज़ें आपको मिलेंगी, जिन्हें अलग अलग लिखा पाना संभव नहीं। अलग अलग ऐसे सीरियल से लिखा देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। जब पूरे सेंटेंस में लिखेंगे तो एक आप हिंदी की तरफ मजबूती से पकड़ बनेगी वाक्य प्रयोग के लिए। वाक्य प्रयोग कैसा करना है, वाक्य शुद्धि भी आपकी तैयार होगी। विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा, दूसरी बार 13 साल की, क्या उम्र है दोस्तों? प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। 13 साल की भारतीय अमेरिकी छात्रा नताशा पेरियानयागम बनी है, जिनके माता पिता चेन्नई में रहते हैं, और आजकल 13 साल की जो लड़की है वो विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र है। और आजकल 30 साल वाले मतलब डिमोटिवेट होकर ढूंढ रहे हैं कि अब हम करें क्या। अरे भाई साहब, कुछ नहीं करो, सिर्फ पढ़ो, तैयारी करो, एक अच्छे गुरु को पकड़ लो और उससे पढ़ो, उससे मार्गदर्शन लो। अभी मैंने हाल ही में एक बात सुनी थी कि अगर आप किसी किताब को 2 से 3 दिन में पढ़ते हैं तो उस लेखक ने पता है कितने दिन लगा दिए उस किताब को लिखने में अपने अनुभवों से। और किसी किताब को लिखने में दोस्तों 15-15, 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं।
और ऐसी किताब को आप 3 से 4 दिन में पढ़कर उसका कितना अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, ये बात को सोचिए। इस क्लास को सोचने में, बनाने में 3 से 4 घंटा लगता है और महज आप 40-45 मिनट पढ़ के ये सारा कंटेंट आप अपने आप में ऑब्जर्व करके रख सकते हैं। जो मेहनत मैं 4 घंटे 3 घंटे में करता हूँ वो आप 1 घंटे में कर और दूसरे की मेहनत का आनंद उठा सकते हैं। बस आप में गुण होना चाहिए, आप में लगन होनी चाहिए। चेन्नई में माता पिता रहते हैं। विश्व की दूसरी बार 13 साल की जो भारतीय अमेरिकी छात्रा है नताशा पेरियानायागम बनी है। अब मैं फटाफट चलता हूँ अपने 13 नंबर प्रश्न पर कि मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण। देखिए मिशन नाम से ही स्पष्ट है, अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये भैया गिरिराज सिंह जो है, गिरिराज सिंह जी ने किया है। ये मंत्री हैं, ये काहे के मंत्री हैं तो आप बताएंगे, और कहाँ किया है तो नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली में गिरिराज सिंह जी ने किया है। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, मैं आप समझ रहा हूँ आज टाइम बहुत हो गया है, आज टाइम ज़्यादा ही कुछ हो गया है। और खैर जानकारी भी अधिक से अधिक देने का ही प्रयास किया है। हर खास बात यह है कि मेरी किसी भी क्लास में पिछले क्वेश्चन या पिछली जानकारी का रिपीटिशन नहीं होता है। जो विद्यार्थी नए हैं मेरा उनसे अनुरोध है कि यदि आप में मेहनत करने की क्षमता है और पढ़ाई के प्रति लगन है, जज्बा है, कामयाबी अधिक बहुत जल्दी कम समय में पाना चाहते हो तो मेरी पुरानी क्लासेस का रिवीजन जरूर कर लें। आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन और उनके साथ में बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई कहे तो प्रमाण के साथ में दिखा देना, 2-3 क्लास करके देखना। अगर आपको मजा ना आए तो बताना, हमको आना बताने, ठीक है। नई औद्योगिक ईवी नीति को मंजूरी सबसे पहले किसने दी है, तो ये पंजाब राज्य ने दी है। किसने दी है, पंजाब राज्य ने दी है। 14 नंबर का क्वेश्चन है। आइए पंजाब राज्य के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। पंजाब की राजधानी कहाँ है, पंजाब की राजधानी कहाँ है, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के सीएम की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि वाला प्रदेश कहा जाता है। मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, भगवंत मान। राज्यपाल कौन है, ये सारे प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं पेपरों में। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। ये जानकारी आप याद रखिएगा। हम चलते हैं अपने 15वें प्रश्न पर। पद्ममई योजना के दूसरे चरण की शुरुआत किस राज्य ने की है। देखिए ये योजना क्या है, ये योजना है जो विद्यार्थी, जो छात्राएं सरकारी स्कूल से पढ़ी हैं, जो छात्राएं सरकारी स्कूल से पढ़ी हैं और वे उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाह रही हैं, सरकारी स्कूल में पढ़कर और उसके बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अगर फैसला किया है तो इसलिए बुद्धमयी योजना के अंतर्गत उन्हें 1000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा किया है। किसने किया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। आइए हम उस राज्य के बारे में 2-4 प्रश्न जानेंगे। राज्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है और करंट अफेयर्स भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। योजना से प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं। आज मैंने एक योजना अपने भी टेस्ट में दी थी कि जनधन योजना की शुरुआत कब की गई। जनधन योजना एक जो है वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय योजना है। मैंने एक छोटा सा प्रश्न डाला था और अधिक से अधिक विद्यार्थी घूम गए, लेकिन जो टॉपर है उसका क्या नाम है, पुनः एक बार नाम लिखते हैं, सोनू बलिका निवासी, जो कोयल के पास में पढ़ता है। इन्होंने बहुत सारी कोचिंगों को ट्राई किया, उसके बाद में इन्हें यहाँ की पढ़ाई समझ में आई और ये अभी आपके सामने इनका इंटरव्यू लेके आएंगे तो मुखातिब कराएंगे, मिलाएंगे आपसे। जो पिछले टेस्ट के टॉपर थे अमरिंदर कुमार जी, वो काफ़ी दिन बाद आज टेस्ट देने आए, इसलिए अच्छे नंबर नहीं आ पाए उनके। तो टॉपर बदलते रहते हैं। जिस दिन कोचिंग में लगातार 5-6-7 टेस्ट में जो टॉप करेगा उसकी तो कहने ही क्या है।
लगातार टॉपर बने रहना बहुत कठिन बात है। देखते हैं, सोनू ने इस बार टॉप किया है, अगली बार सोनू का जो कंपटीशन है जो इसी कोचिंग में है, देखते हैं अगली बार सोनू को कौन पछाड़ता है। जंग जारी हो चुकी है। कई विद्यार्थियों ने मुझसे कहा है कि सर अगले टेस्ट में देखिएगा, इशारा है, समझ गए होंगे उनको, तो अगले टेस्ट में उनको देखेंगे। इस बार उनको मुझे प्रश्न देखना है, पद्ममयी योजना। पद्ममयी योजना किसने शुरू की है? तो ये शुरू किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। जहां के राज्यपाल कौन है? जहां के राज्यपाल हैं RN रवि। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी आप बता दीजिए, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है। मैं आपको कुछ और प्रश्न इसके बता देता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहली चीज जान लीजिए, RTI की जवाबदेही में तमिलनाडु का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। दूसरी बात आपको बताएं तो गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया, एक पैनल गठित किया। और भी मैं आपको एक करंट अफेयर से एक क्वेश्चन बताना चाहूँ तो आप समझिए, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी की शुरुआत की। जो विद्यार्थी गरीब हैं उनके लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी के तहत किताबों की व्यवस्था की जाएगी, उन्हें पढ़ाई से संबंधित सामग्री दी जाएगी सरकार की तरफ से। एक तरफ सरकार और एक तरफ हम और एक तरफ आप, तीनों लोग मिलकर जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उनके लिए कुछ किया जाए। एक बहुत ही अच्छी पहल की शुरुआत की जाए। जो लोग इस पहल में आना चाहते हैं वो हमारे साथ आए। मैंने अभी हाल ही में सोचा है कि जो हमारे शहर में गरीब बस्तियां हैं जहां पर शिक्षा का अभाव है, वहां मुफ्त में कुछ घंटे कोचिंग चलाई जाए, निःशुल्क चलाई जाए। शिक्षा के प्रति छोटे छोटे बच्चों को जागृत किया जाए। जो इस मुहिम में मेरा साथ देना चाहते हैं वे हमारे साथ आ सकते हैं। घर से तो मैं अकेला ही निकलता हूँ, बस रास्ते में काफिले बन जाते हैं। जिन विद्यार्थियों को ये लगता हो कि ये काम आसानी से हो जाएगा, वे गरीब बस्ती में गरीब बच्चों के लिए थोड़ा सा समय निकाल कर आगे आएँ और ऐसी बस्तियों में शिक्षा का प्रसार किया जाए। ऐसी बस्तियों में जिन बस्तियों के बालक इधर उधर घूमने फिरने में अपना टाइम खराब करते हैं और शिक्षा का उचित संसाधन नहीं मिल पाता है, उनके माँ बाप शिक्षा के प्रति जागृत नहीं है, उन्हें समझा बुझाकर एक ऐसी टीम तैयार करनी है शिक्षित लोगों की जो बस्तियों में जाकर कहीं पर एक छोटी सी क्लास लगाकर 1-2 घंटे निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करें। इस मुहिम में जो भी हमारा साथ देना चाहते हैं वे आएँ और खुलकर बात करें। और हम ऐसा एक छोटा सा प्रयास करना चाह रहे हैं अपने शहर के लिए और अपने देश के लिए, इसमें हमारा साथ जरूर दें। आप तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस यही ईश्वर से कामना है। और आप जमकर पढ़ाई करिए, वो दिन दूर नहीं है जब आपकी मंजिल आपके साथ होगी, किसी PDF में आपका नाम होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तैयारी